अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर सेगमेंट ऑफ संडे के संडे। आप सब लोग कैसे हैं? I must say that I am really happy and I think a bit overjoyed to come back to my weekly Sunday, spending this time with you guys. तो जनाब चलते हैं अपने आज के गेस्ट की तरफ। जनाब इफ्तिखार हुसैन आरिफ, ही इज़ अ रिनाउंड पोइट, राइटर। उर्दू ज़बान की फ़रोग़ के लिए उनकी बेपनाह खिदमात हैं। इसके अलावा हिलाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ के रिसिपिएंट हैं और अभी हाल ही में उनकी एक किताब शाया हुई है, बाग़े गुले सुर्ख। तो जनाब चलते हैं इफ्तिखार आरिफ साहब की तरफ और उनसे गुफ्तगू करते हैं। लेट मी जस्ट ऐड हिम। Proving, adding. जी आदाब, कैसे आप? खैरियत से? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ इफ्तिखार हुसैन आरिफ साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है। और देखिए, ऐसे वबाई दिनों में आपने याद फरमाया, मगर मैं हाजिर हूँ। नहीं सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और आपने हमें टाइम दिया संडे के संडे पे आने के लिए। जी बस देखिए, खुदा करे कि ये रिकॉर्डिंग ठीक हो जाए और नश्र ठीक हो जाए। जी बिल्कुल, ये हमारा भी पहला एपिसोड है जो हम पेज के ऊपर लाइव कर रहे हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू टेल माय ऑडियंस आल्सो कि चूंकि ये लाइव होता है तो शायद बीच में कोई टेक्निकल ग्लिचेस हो जाएं, सो प्लीज बेयर विद अस। नहीं, इंशाल्लाह ठीक होगा। इंशाल्लाह ठीक है सर, हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं आपसे पहले भी कुछ क्वेश्चंस मैंने चॉक आउट किए थे, तो मैं रिवायती सवालात तो सर नहीं करूँगी, लेकिन मैं आपसे, मेरा ख्याल है सबसे पहला सवाल ये पूछूंगी कि मैंने आपके पिछले बहुत सारे इंटरव्यूज में सुना है कि आपकी परवरिश लखनऊ में हुई है, जिसमें आपके नाना साहब का बहुत हाथ था। तो जरा हमें उनके साथ आपकी गुजरे हुए वक्त कोई वाकया और लखनऊ की आपकी अपब्रिंगिंग, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। जी, मैं बहुत सी बातें इस पे इंटरव्यू में करता रहता हूँ और आदमी जैसे जैसे उम्र गुजरती जाती है तो वो पलट कर देखता है और उसको पिछली बातें ज़्यादा याद आती हैं और हालिया बातें को निस्बतन भूलता जाता है। ये अजीब और गरीब सूरत है। शायद ये है कि जो उसकी मेमोरी लेन है उस वो बहुत खूबसूरत होती है, गुजरे हुए दिन बहुत खूबसूरत होते हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि मुझे ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा अहम शख्सियत मेरी ज़िंदगी में रही और जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में रास्ता गोया मुंतखब किया कि मैं किधर को जाऊंगा और उसके लिए मुआवनत की, वो मेरे नाना थे। वो मजदूर पेशा आदमी थे, एक गरीब तबके से मेरा ताल्लुक़ है। तो उन्होंने शुरू से मेरा सिलसिला और मेरा रिश्ता जो था वो किताब से जोड़ दिया। वो हमारे यहाँ वहाँ पर एक बाजार लगता था हर इतवार के रोज, उसको नखास का बाजार कहते थे। अच्छा, उसमें पुरानी चीजें और इस्तेमाल शुदा चीजें जो थी वो ला के रखी जाती थी। अच्छा, पाकिस्तान बनने के बाद लखनऊ की आबादी थी और जो जरा सा साहिब सरवत लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो पाकिस्तान की तरफ हिजरत करके आ गए थे। तो जो वहाँ लोग रह गए थे उसमें या तो बहुत पैसे वाले लोग, बहुत ही लोग रह गए थे, या वो लोग जिनके पास इतना सासा नहीं था कि वो यहाँ आ सकते। तो उनके किताब खाने, जो उनकी लाइब्रेरीज थी, वो रद्दी के मोल जैसे स्क्रैप हो ऐसे बिक रही थी। अच्छा, हमारे नाना वहाँ जाते थे तो रद्दी के ढेरों में वो शायरी की किताबें और इस्लामी तारीख की किताबें और उर्दू के वो ले आते थे और यानी मैं उसको पढ़ता था और उससे अच्छा नतीजा क्या हुआ कि बचपन में बैतबाजी जो होती थी, अंत्याक्षरी जिसको आजकल आप लोग कहते हैं, जी, उसके लिए बेशुमार शेर वो निशान लगा कर रखते थे और मैं उसे याद कर लेता था। तो किताब से जो ताल्लुक था वो उन्होंने मेरा बचपन से कायम कर दिया था। घर में कोई हमारा छोटा सा समझिए 2 कमरे का घर था, तो वहाँ
दीवार में अलमारी थी बनी हुई एक बड़ी सी, तो मुझे जो इनाम मिलते थे बैतबाजी में या तकरीरी मुकाबलों में, तो वो जी मैं लाकर, अच्छा वो इनाम उस जमाने में ट्रॉफीज वगैरह हमारे यहाँ स्कूल में मुहैया नहीं थी। और अच्छा, तो क्या मिलता था आपको इनाम में? जी जुबली स्कूल उसका नाम था जिसमें मैं पढ़ता था। और उससे पहले अच्छा। मैं मदरसे में पढ़ा, एक बहुत ही मशहूर जी। मदरसा है फिरंगी महल। तो वो दीनी मदरसा है, लेकिन वो मेरे मोहल्ले से मेरे वालिद के घर के करीब था, यानी बिल्कुल गली में अच्छा। हमारा जहाँ घर था उसी के जी। नुक्कड़ पर उनका मदरसा था जहाँ हम पढ़े। लेकिन हम वहाँ से बहुत जल्दी उठवा लिए गए और हमें गोया इम्तिहान दिलाया गया और हम जुबली स्कूल में आ गए। ये मेरी अच्छा। तारीख पैदाइश के सिलसिले में एक इख्तलाफी चीज़ है। सनदों में मेरी तारीख हम्म। लिखी हुई है 1943 और मेरी विलादत है 1944 की। सबब ये है ठीक है, कि मैं तो ये भी हमने फैक्ट चेक सही कर दिया है फिर आज। या 1900 क्या हुआ कि मेरे जो कोई घर में तो ऐसा दिलचस्पी मेरे नाना को और मेरी वालिदा को थी। तो वालिदा तो पर्दा करती थी तो वो तो जा नहीं सकती थी, नाना काम पर जी। गए हुए थे। तो मेरे जो मुझे जो जिन्होंने मुझे ट्यूशन पढ़ाई थी जी। वो उनका नाम था मुसफ़ हसन नकवी साहब। तो वो मुझको लेकर वो बच्चों को मदरसे महल्ले में छठी जमात के जी। इम्तिहान के लिए तैयार कराते थे। तो वो उन्होंने मुझे तैयार कराया था और अभी मैं चौथी जमात में पढ़ता था, लेकिन मैं पास हो गया और मेरा दाखिला हो गया। जब वहाँ गए तो उनका कि नहीं, मैट्रिक के वक्त बच्चे की उम्र कम से कम 15 साल तो जरूर होनी चाहिए। तो अच्छा। हाँ, तो उन्होंने उसको तो 44 को काट के और 1943 कर दिया। और ये मैंने काफी सुना है उस जमाने में, आई थिंक पार्टीशन से पहले और पार्टीशन के फौरन बाद, ये काफी एजेस में हमारे पेरेंट्स के साथ भी आई थिंक उनके जो पेरेंट्स थे वो आगे पीछे लिखवा देते थे। जी हाँ, आपको के पास लगी हमारे जमाने में, आपके जमाने में तो नहीं। आपके जमाने में तो पैदा होते ही बच्चे का नाम रजिस्टर में लिख लिया जाता है, हॉस्पिटल में ही जी। पैदा होते हैं सब। नो चांस हम लोग तो घरों एज में को पैदा छोटा बड़ा होते हैं। करने के लिए। अच्छा, अब वो क्या हुआ कि अब हम वहाँ पढ़ने लगे और वहाँ से ही हमने समझिए छठी से अच्छा। और इंटरमीडिएट तक उसी स्कूल और उसी कॉलेज में। और बीवी वो बहुत ही मशहूर स्कूल कॉलेज है, वहाँ बड़े बड़े लोग पढ़े, जैसे जी। शौकत सिद्दीकी साहब, हसन आबदी साहब, एक अच्छा। हिंदुस्तान के बहुत मशहूर थे सियासतदान श्री प्रकाश साहब, बहुत लोग अच्छा। क्रिकेटर्स बहुत अच्छे क्रिकेटर्स वहाँ पैदा हुए। और जी। बहुत ही वहाँ बड़े लोग पढ़ाते भी थे। हमारे बच्चों के एक बहुत ही मशहूर लिखने वाले थे हामिदुल्लाह अफसर बेरठी, वो भी उसी स्कूल अच्छा। में पढ़ाते थे। और ठीक है। खैर, तो वहाँ मेरे एक उस्ताद थे सैयद मोहम्मद अहमद साहब, उन्होंने मुझे सबसे पहले शायर के तौर पर जैसे होते हैं ना, तो उन्होंने जैसे कि ये जी। वहाँ जुबली स्कूल की एक मैगजीन है उसमें लिखा हुआ है, इफ्तिखार जी। हुसैन मेरा नाम था। तो जब शायरी हमने करनी शुरू की तो उन्होंने कहा भाई एक तखल्लुस भी होना चाहिए। तो वो मेरा अच्छा। अभी के ददियाल की तरफ से एक नाम रखा गया था शम्स आरिफ। तो उसमें से एक आरिफ, और एक बहुत बुजुर्ग थे वहाँ जी। हिंदुस्तान के लखनऊ के करीब एक जगह थी मजगां। तो वहाँ मेरी वालिदा बैत थी, उनके साहबजादे, उनका नाम था अच्छा। सुल्तान मोहम्मद आरिफ, उनके साहबजादे का नाम। तो उनके नाम पर गोया मेरा नाम आपका रखा गया। नाम रखा। वो मैंने तखल्लुस रख दिया और फिर मैं शेर कहने लगा। तो उसमें लिखा हुआ है बैक मैगजीन में, इफ्तिखार हुसैन आरिफ तालिब इल्म दर्जा हफ्तुम। गोया मैं जब 7वीं अच्छा, जमात में था तब मैं शेर कहता था। तो आपने तब से शेर कहना यानी शुरू कर दिया, और आपके नाना साहब की जो काविशें थी आई थिंक वो आप रंग लेकर आना शुरू हुई, फिर जी थोड़ा हाँ, थोड़ा आपको और नजर वो आएगा। अजीब और गरीब आदमी थे। अभी देखो क्या करते थे कि वो बड़ी बड़ी किताबें मौजूदा है या, अच्छा आप उसको ले आते और वो उनके बुजुर्ग दोस्त जो थे वो रात को जी। हुक्का लेकर बैठ जाते और अच्छा। बड़े बड़े नान में कोयले जलाकर, उस जमाने में हमारे घर में तो कोई गोया समझिए हीटर वगैरह तो का तो चलन था नहीं। तो वो जी। उसके अतराफ बैठकर मुझसे कहते कि मैं तिलिस्म होशुबा पढ़ूं। अब मैं छोटी सी मेरी उम्र, चुनाचे में पढ़ता था और लहक लहक के, और पढ़ते। जहाँ गलत मैं अच्छा। पढ़ता था वहां मेरी
तस्वीर की जाती थी और तंबी की जाती थी, और कि ये शेर, ये लफ्ज ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो जबान से एक वाकफियत और अल्फाज का जो जख्म होता है वो हो गया बेहतर। और जाहिर है कि हम महलों में रहते थे वहाँ लखनऊ में, तो वो तो सब उर्दू का गढ़ था, तो सब एक तरह की जबान, अच्छी जबान, साफ सुथरी जबान बोलते थे। तो उसमें मेरा कोई इम्तियाज नहीं है, सभी लोग इस तरह की जबान बोलते थे। वहाँ मुशायरे होते थे, तो आप यकीन नहीं करेंगी कि 3-3 रातें मुशायरे चलते थे। और अच्छा। या मुशायरा जब हो जाता था तो उसका किताबचा, एक पैम्फलेट, लीफलेट कह लीजिए, वो छपता था मिसरा तरह का, उसको गुलदस्ता कहते थे। तो मैं गुलदस्ते याद कर लेता था, मुझे बहुत शेर उस जमाने के अभी तक याद है। ठीक है इफ्तिखार साहब, ठीक है। तो इसी नोट के ऊपर दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे फिर ये करती हूँ कि उर्दू मरकज के हवाले से हमें बताइए कि वो इंस्टीट्यूट में आपके तवसत से कायम किया गया, आपने उसको रन किया, वो क्या था, उसकी क्या खिदमात है उर्दू के फरोग के लिए, और आपके क्या उस जमाने में आपकी, आप अपनी वो यादें शेयर कीजिए जो आपके फैज अहमद फैज, जहरा निगाह और ज़िया मुहीउद्दीन साहब के साथ, इस उर्दू मरकज के साथ वाबस्ता है। असमी बीवी, आपने बहुत से साल छोड़ दिए, जाहिर है एक प्रोग्राम में ये हो भी नहीं सकता। तो नहीं सर जी, उसके हो बाद भी क्या नहीं हुआ सकता, कि इसीलिए बचपन के बाद तो जी मैं पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान में मैं टीवी से और जी रेडियो से वाबस्ता हुआ, और 1977 में मैंने टेलीविजन से, मैं उसका स्क्रिप्ट एडिटर था कराची टीवी में, तो वहाँ से मैंने इस्तीफा दिया। तो जो एक जी बैंक था बीसीसीआई, उसके जो जी हेड थे उनका नाम था आसन आबदी। बहुत बड़े बैंकर थे, आलम इस्लाम के भी जी बहुत जी बड़े जी बैंक जी थे, और दुनिया के 5वें बड़े बैंक के वो सदर थे। तो वो कराची, वो भी लखनऊ के रहने वाले थे, और वो कराची अच्छा में रहते थे। अच्छा तो जब मैंने इस्तीफा दिया तो वो फिर मुझको ले गए लंदन, और उन्होंने मुझे बहुत बहुत मुझ पर मेहरबानी की, और सारी ज़िंदगी मैं उनका एहसानमंद रहूँगा जब मैं जी जिंदा हूँ। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अच्छा, वो जब वहाँ ले गए तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक इदारा उन्होंने कायम किया था, उसका नाम था जी थर्ड फाउंडेशन, और राइट अल्ताफ गौहर साहब उसके सेक्रेटरी जनरल थे। और जी उस बड़ा काम है उनका, उसमें उन्होंने रिसाले निकाले, थर्ड वर्ल्ड जी क्वार्टरली, और समझिए साउथ एक मैगजीन था, एक एशियन टाइम्स एक मैगजीन था, क्रिकेट जी इंटरनेशनल जी एक मैगजीन था। इमरान खान साहब भी उसमें उससे वाबस्ता थे, और उसके एडिटर चीफ एडिटर थे। और एक अच्छा यहाँ एक उन्होंने बहुत से अवार्ड्स किए थे, और जी बहुत ही काम है उनका। और अतार गौहर साहब और हुमायूं गौहर साहब, जी वो हमें उन्होंने, हसन आबदी साहब ने हमें उनके सुपुर्द कर दिया। तो एक ट्रस्ट कायम किया गया जी जिसमें, माफ कीजिएगा, आगा हसन आबदी साहब थे, और अल्ताफ गौहर साहब थे, मुश्ताक अहमद यूसी साहब थे, इब्ने हसन बनी साहब अच्छा थे, और साले नकवी साहब जो बाद में बीसीसीआई बैंक के सदर भी हुए। सही और मुझे उसका गोया एक तरीके से निगरान मुकर्रर किया गया। तो आप जी समझिए कि उसका जो पहला जलसा हुआ फैसाब की सदारत में हुआ, उसी के ज़रिए पैसा हमने 70th बर्थडे उनकी वहाँ सेलिब्रेट की, कॉमनवेल्थ इंस्टीट्यूट जो लंदन में है जी केंसिंगटन जी पर। तो वहाँ, और उसमें समझिए रैल्फ रसल साहब और ज़िया मुहीउद्दीन साहब और जी फैसला खुद तशरीफ फरमा थे, और ज़हरा निगाह साहबा, और मैं हाजिर था उसमें। तो बीबीसी जी से उसको बाकायदा नशर किया गया, उस पर प्रोग्राम हुआ। और वहीं हमने जी सबसे पहले फैज साहब की गज़लों और उनके कलाम पर मबनी अनवर मखसूद साहब ने एक जी ट्रिब्यूट पेश किया, और वो लॉन्ग प्ले की सूरत में हमने वहाँ से गोया उसको लॉन्च किया। उसके बाद फैज साहब हमारे उर्दू मरकज़ के दफ्तर में आए, जो 28 अच्छा सैकुल स्ट्रीट, समझिए पिकडिली और के पास, समझिए पिकडिली जी और
चेयरिंग ऑस्टिन रीड के पीछे, और जी यूनियन स्ट्रीट और पिकेडिली स्ट्रीट के दरमियान जो छोटी सड़क है म्यूजियम के पास, नेशनल म्यूजियम, जी। वहाँ पर दफ्तर था हमारा। और वहाँ हमने अच्छा। छोटी सी लाइब्रेरी कायम की उर्दू मरकज़ की, जो खतीजा मंसूर साहबा के नाम से मंसूब थी। वहाँ एक रीडिंग रूम था जहाँ अखबारात आते थे। और अब वहीं पर अभी भी, और ये बात मैं बगैर किसी खौफ तजदीद के कह रहा हूँ जी कि कभी किसी उर्दू के किसी इदारे में बैक वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान के इतने बड़े लोग तशरीफ नहीं लाए होंगे जितने उर्दू मरकज में काम नहीं किया होगा एक साथ। जी हाँ। अभी देखिए, अब मैं हिंदुस्तान के बड़ों का नाम लूँ, आले अहमद जी सुरूर जरूर। साहब, आले अहमद सुरूर साहब, गोपी चंद जी मोहन साहब, समझिए महेंद्र सिंह बेदी, कैफी आजमी, सरदार जी जाफरी, जी, बहुत बड़े बड़े नाम है जो सर ये तो। इस तमाम बुजुर्ग जो थे, क़ुर्रतुल-ऐन हैदर, और जी अश्क, और अगियाबाद सायन, और कैसे कैसे लोग जो थे वो वहाँ से तशरीफ लाए। और हमारे यहाँ जी के सब लोग, फैज साहब और अहमद नदीम कासमी और मुमताज़ मुफ्ती और जमील जादवी और जी। मेरा ख्याल है कि ये हाँ, तशरीफ लाते वापस रहेंगे। आते हैं। और दुनिया में देखिए, बाहर के लोगों में जी जैसे यूरोप के और अमेरिका के जो उर्दू के बड़े लोग थे, जैसे हाँ प्रोफेसर एनमरी शिमल थी, जैसे एनमरी शिमल और ब्रायन सिल्वर, और इधर से हमारे प्रोफेसर रैल्फ रसल, क्रिस्टोफर शैकल, डेविड मैथ्यूज, और उधर जी सर। यूनियन से प्रोफेसर सकाजॉब, और अन्ना सोबरोवा, डॉक्टर लुदमिला वसीलेवा। यानी आप यकीन कीजिएगा कि सारी दुनिया के जो उर्दू के लोग थे वो वहाँ तशरीफ लाते थे। और सिप्ती हसन जी साहब हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने एक बात बहुत ही अच्छी उस पर लिखी है जी हमारे, कि उर्दू मरकज इसका नाम ही नहीं है, जी दरअसल ये उर्दू का ऐसा मरकज है जहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उर्दू के अदीब और शायर और दानिश्वर भी मिलते हैं, और जहाँ दुनिया के दूसरे मुल्कों के जो उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनका भी इज्तिमा होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे समझिए कम्युनिस्ट पार्टी के और पाकिस्तान राइटर्स एसोसिएशन के जो जी बानी थे, मुल्कराज आनंद, वो भी हमारे यहाँ जी। कई दफ़ा बहुत उन पर शफकत फरमाते थे। और मैं उनको बीबीसी के लिए, उस ज़माने में मैंने कुछ दिन बीबीसी की जो बर्मिंघम में उर्दू सर्विस होती थी, मेरे दोस्त और इंतकाल जी हो गया उनका, कृष्ण गोल्ड, वो वहाँ काम करते थे। और रामपाल, अशोक रामपाल वहाँ उसके ज़माने में हेड होते थे। तो मैंने जी बहुत सारे इंटरव्यूज़ वहाँ किए, तारिक अली साहब को, और क़ुर्रतुल-ऐन हैदर को, नारंग को, मुल्कराज जी सर। को, एमी आपा को, आली साहब को, अहमद फराज को। बहुत ज़ाहिर है हफ्तावार प्रोग्राम होता था, नई जिंदगी नया जीवन, तो वो मैंने वहाँ से किया। एक मैं बुश हाउस जो उर्दू सर्विस थी, भुवन पे जो था दफ्तर, जी सर। उसमें मैं, डेविड पेज हमारे वहाँ के उस ज़माने में इंचार्ज थे, तो उनके ज़माने में बहुत से प्रोड्यूसर उर्दू के जो थे, जैसे वक़ार अहमद साहब, जवाहर अब्बास साहब, और अतहर अली साहब, रज़ा अली आबदी साहब, गयूम जी साहब, वसीम, ये सब उस ज़माने में वहाँ होते थे। और मैंने वक़ार भाई के साथ एक प्रोग्राम किया, लंदन नामा, वो मैं हफ्तावार एक प्रोग्राम करता था। और बाद में भी बहुत से प्रोग्रामों में मैंने शिरकत की। जी सर। तो मैं समझता हूँ, और मैं बिल्कुल इसका बरमला ऐलान करता हूँ, कि जी दुनिया में बहुत से मुल्क हैं, और बहुत सी जहाँ पर तारकीन वतन की कसरत है और लोग खासी तादाद में हैं, मगर मैंने बरतानिया का जैसा मेहरबान माशरा नहीं देखा। और जी, इस कदर, सही कहा आपने बिल्कुल। जी, इस कदर कुशादा दिली। और अभी आप देखिए, हमारे जितने जलसे होते थे, वो हमारे यहाँ छोटे जलसे जो होते थे, जिसे आप कहते हैं कि नशस्तें, और ये
छोटी जो गेट टुगेदर होती थी वो तो गेट टुगेदर्स, जी जी। मगर अगर फर्स्ट कीजिए 500-400 आदमियों की जरूरत हो जगह, तो हमें बआसानी लंदन यूनिवर्सिटी में जो जी वहाँ जगह मिल जाती थी। और स्कूल ऑफ ओरिएंटल अफ्रीकन स्टडीज जो है उसका जो अच्छा हॉल था, और मुझे अब तक याद है हमारी दोस्त थी नोरा शेन, वो सब उनकी जी एडमिनिस्ट्रेटर थी, और हम उन्हें फ़ोन करते वो तमाम सहूलतें हमें मुहैया फरमाती। जी और ज़माने दोस्त भी हमारे साथ थे वहाँ, खालिद हसन कादरी साहब, रूपर्ट स्नेल उस ज़माने में हिंदी डिपार्टमेंट में राइट हुआ करता सर। था, डेविड मैथ्यूज, क्रिस्टोफर शैकल और रैफ रसल खुद जो सदर शोबा उर्दू थे, और उस ज़माने में डॉक्टर ठीक जमाल है हुसैन ज़हरी साहब भी वहाँ होते थे। तो बहुत ही अच्छा वक्त हमने वहाँ गुजारा। और फिर एक जगह गुजार, होती थी हमारी इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, और इंडिया ऑफिस जी लाइब्रेरी में उस ज़माने में ब्लूमफील्ड साहब होते थे उसके सदर, और हमारे दोस्तों जी में सलीम कुरैशी और काजी सलीम, और हमारी एक दोस्त मरहुमा शबाना महमूद, ये लोग वहाँ काम करते थे उर्दू जी मैन्युस्क्रिप्ट और सर। हिंदी मैन्युस्क्रिप्ट के लिए। तो जो इज्तिमात आमतौर पर होते थे वो इन्हीं जी जगहों पर होते थे। जंग का एक दफ्तर अखबार निकलता था, एक जंग अखबार निकलता था, एक मिल्लत अखबार। तो जंग के में बहुत से लोग थे जी सर। हमारे, और हमारे दोस्त जहूर नियाजी और मोहम्मद सरवर, और उसके निगरान थे हमारे दोस्त और अशरफ काजी, हमारी बहन अच्छा अफसाना काजी। वो ठीक है उस सर। ज़माने में जंग, और इधर इनाम अजीज साहब और समझिए हबीबुर रहमान साहब, ये लोग जो थे ये मिल्लत निकालते थे, फिर एक अखबार ठीक है लिखते। सर। तो उस ज़माने में उर्दू सीन जो था ब्रैडफर्ड से जी निकलता था। तो हमारी भाभी और हमारी बहुत ही जी सर। अच्छी बहन और उनके शौहर वहाँ से पर्चा निकालते थे। महमूद हाशिम साहब हयात थे उस ज़माने में, वो भी वो वो बर्मिंघम में रहते थे। जी सर। तो उर्दू सीन, अब्दुल्ला हुसैन वहाँ रहते थे, साकी फारूकी, अकबर हैदराबादी, जी हबीब हैदराबादी, बहुत अमीर लोग आपसे बातें कर रहे हैं। जैसे हकीम धर्मपाल साहब और बलवंत और राज सर, खेती, आपके नाम याद आते आपकी थे। बातों से आपने जो नक्शा खींचा है, इससे तो मुझे लग रहा है कि उर्दू उस वक्त ज्यादा उर्दू को फरोग मिल रहा था बनिस्बत आज के। तो इससे मेरा ये थर्ड क्वेश्चन मैं अब ये वाला पूछ लेती हूँ कि फिर तो आज के बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब उर्दू जबान को अब उतनी फरोग मिल रही है जितनी आप समझते हैं? अब तो हम देखते हैं कि उर्दू जबान में इंग्लिश वर्ड्स इतने ज्यादा आ गए। अभी मैंने ही अपने इंट्रोडक्शन में और मैं ही अपनी इतना ज्यादा मतलब बोल रही हूँ, तो क्या आप इसको किस तरह देख रहे हैं? क्या ये सही है या इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि उर्दू में भी अब जिद्दत आ रही है? आप क्या क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए ऐसा है कि ज़बानें जो हैं वो बदलती रहती हैं, और जी ज़बानों में अख़्ज़ कबूल और रद्द इस्तिरदाद का किस्सा चलता रहता है। बहुत से लफ्ज़ बिल्कुल। बासी हो जाते हैं, कुछ लफ्ज़ उसमें शामिल हो जी जाते हैं। अच्छा, अब क्या है कि अभी एक यहाँ पर किस्सा चल रहा था कि में है कि बीबीसी की अंग्रेजी की डिक्शनरी छपती है। हर साल उसमें बहुत से लफ्ज़ों का इजाफा हो जाता है, और बेशुमार एडिशन हो जाता है। हमारे इलाके के जो वहाँ शामिल हो गए हैं। जैसे फर्ज कीजिए बाजार का लफ्ज़ है, फर्ज बिल्कुल। कीजिए डिक्शनरी में आपको मिल जाएगा, और बेशुमार ऐसे लफ्ज़ हैं हिंदी के जो उर्दू के। मेरा ख्याल है चाय का वर्ड भी अब शामिल हो गया है, और चाय जी यहाँ हाँ, पे जी काफी हाँ, बोली जाती है, उसको ये चाय ही तस्वुर किया जाता है, टी। अच्छा। अब क्या है कि बड़ी ज़बानें जो होती हैं, जो फैल रही होती हैं, उसमें नए लफ्ज़ आते हैं। जैसे देखिए अंग्रेजी जो है जी इंग्लैंड में बोली जाती है, लेकिन उसके उसमें आयरलैंड आयरलैंड आप जाइए तो आयरलैंड में और तरह का लबो लहजा है, और बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह वेल्स रही में हैं। आप तशरीफ ले जाइए तो वेल्स जो लबो लहजा है, और स्कॉट। वो अभी मुझसे पहले तो हम जो थे ना, हम तो पसमानदा तबके से ताल्लुक थे, तो हम तो हिंदी उर्दू मीडियम थे, तो हम तो ये समझते नहीं थे, हमें तो सब। मगर जब हम बरतानिया में बहुत दिन रहे तो हम बता सकते जी कि ये जो आदमी है अंग्रेजी बोल रहा है, ये साउथ बैंड से उस तरफ का है कि अच्छा ये इस तरफ का है, ये जो है ये नॉर्थ का है कि ये
साउथ ऑफ इंग्लैंड का है। अच्छा, अगर अच्छा आप उधर जाइए अमेरिका में, तो जी उनकी स्पेलिंग्स बदल रही हैं, नए फ्रेज आ रहे हैं, नए। जी बिल्कुल। तो तो ऐसे इसी तरह क्यों उर्दू हो भी रहा है? बदल रही है। अच्छा, अब जब अवधी के, ब्रजभाषा के, मथिली जी समझिए, राजस्थानी के, बंगाली के, पंजाबी के लफ्ज उसमें इस्तेमाल होते थे। अच्छा, यस वो उसका सिनारियो बदल गया। अब पाकिस्तान में जो जी उर्दू बोली जाती है, तो उसमें पंजाबी के लफ्ज, उसमें सिंधी के लफ्ज, उसमें हिंदी पश्तूनी के के लफ्ज, लफ्ज उसमें बलोची के लफ्ज, सराइकी के लफ्ज शामिल होना लाजमी है। लाजमी है जी चुनाचे वो शामिल होंगे। अच्छा, तलफ़ुज़ भी बदल जाएंगे, और बहुत से लफ्ज अब और तरह से बोले जाते हैं, और जी तो जबानें फैलती बढ़ती जाती हैं। अब जैसे, अब देखिए, बढ़ती अब अंग्रेजी के बारे में कहते हैं। अभी मैं कल जी किसी से कह रहा था कि अभी फना साहब का ऑपरेशन हुआ था, और वो सर्जरी उनकी पहले वो इंटेंसिव केयर यूनिट में थे, वहां से उनका हाई जी प्रेशर हो गया, और हमने जब ब्लड प्रेशर जो था वो हाई हो गया, और डायबिटीज जो थी उनकी ये थी, तमाम अंग्रेजी के लफ्ज, मेडिकल टर्म्स। अभी ये जो मोबाइल आप हम पूरा बात सेंटेंस कर रहे हैं, इंग्लिश में ही है जी, इसमें मैसेज भी जा रहा है, और व्हाट्सएप भी हो रहा है, मैसेज भी जा और फिल्में भी बन रही। तो जी ये नए लफ्ज आ गए, टेक्नोलॉजी आती है, उसके साथ उसकी लुगत आती है, वो आपकी ज़बान में शामिल हो जाती है। कभी आप, अभी देखिए बिल्कुल टीवी है, अभी हम इसको स्विच ऑन करते हैं, भाई टेलीविज़न ऑन कर दीजिए, देखिए ये जी बरामदे की रोशनी जल रही है, उसे ऑफ कर दीजिएगा तो सही है सर। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस चीज को फिर मायूब नहीं समझना चाहिए कि अगर हमारी गुफ्तगू में और हमारे वर्ड्स में इंग्लिश शामिल हो जाए, या जिस तरह आपने कहा हमारी रीजनल लैंग्वेजेस भी बहुत सारी हैं जो हम पिक कर लेते हैं और वो भी हम बोलते हैं, तो मेरा ख्याल है कि जबान को एक मखसूस एक उस दायरे में नहीं रखना चाहिए, ये उसको मगर फैलने देना चाहिए। मगर एक बात जरूर कहने की है, जो कहनी चाहिए, जी कि जी जो प्योरिटनिज्म जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, कि भाई अब आप हैं, जैसे बस ये कोई एंकर है, जैसे मेजबान है, जैसे जी खबरें पढ़ी जा रही हैं, इसको जी जबान बोलनी चाहिए, वो सही बोलनी चाहिए, वो दुरुस्त बोलनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बाकी जो आम आदमी है, देखिए, एक जबान है जो बोलचाल की जबान है, एक जबान है जो अदबी जबान है, एक जबान का लहजा है जो इल्मी जबान है। अब मसलन जी साइंसेस के जो अंग्रेजी बोलने वालों के लिए जरूरी नहीं है कि वो मेडिकल साइंसेस की तमाम इस्तिलाहों से वाकिफ हो, जी है ना। जी जो मसाला होगा वो सिर्फ जो मेडिकल साइंसेस से वाकिफ होंगे, वो लोग उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। मगर जैसे इस्तेमाल कर भी अखबार कर है, तो अखबार हम सब पढ़ते हैं, तो उसकी जबान ऐसी जी होनी चाहिए जो सब पढ़ लें और सब समझ लें। जो सब पढ़ लें। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है सर, अब आपको चूंकि पता ही है कि वक्त की भी हमारे पास कमी होती है और बातें मैंने आपसे बहुत सारी करनी है, मेरे पास एक लिस्ट है क्वेश्चंस की जो मैं मेरा ख्याल है आपको बता भी चुकी हूँ पहले। चौथा सवाल सर ये था मेरा कि आपकी गजल है दियार नूर में तेरा शबों का साथी हो, ये मेरी बहुत पर्सनल फेवरेट है। मुझे आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि जब ये मैडम नूरजहां ने इसको गाया तो आपके कोई मेमोरी, कोई ऐसा वाकया उनके साथ पेश देखिए, आया, ऐसे है थोड़ी कि सी गजल के बारे देखिए, मैं तो उनके फैंस में था, और हूँ में। अभी जी तक। सर मेरा ख्याल है हम सभी हैं जी हाँ, तो उनको कौन नहीं जानता है। और अच्छा, अब मैं, उनकी बड़ी शोहरत थी, तो और ये भी मशहूर था कि वो बहुत ही, यानी जरा जी साहित्य कम करने मिजाज में की बहुत, तेज है। और वो किसी को, यानी बड़े बड़े लोगों को बहुत ही सख्त मिजाज एक तरफ से थी, बहुत ही तो नरमी, आपने कहा था कि उनसे बहुत गाने के लिए तकलीफ थी। म्यूजिक मगर अच्छा, कंपोजर क्या को। हुआ कि एक रोज में बैठा हुआ था, तो मुझे फोन आया कि इफ्तिखार आयशा साहब, वो बात करना चाहती। तो मैंने फौरन ही कहा कि हाँ जरूर, मिला दीजिए। मैं तो जी कहने लगी कि मैं बताया, मैं नूरजहां बोल रही हूँ, और फिर कहने लगी कि मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ
कि मैंने ये गज़ल गाई है एक प्रोग्राम में जिसमें ज़ेबा बीबी और मोहम्मद अली साहब उस प्रोग्राम में शामिल थे और ऐसे कहा गया था कि ये गज़ल हमें पसंद है और ये आप गा दें, तो मैंने ये गज़ल गाई है। तो मैंने कहा कि मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है कि यानी मैं तो ज़माने में यानी नया नया मैंने शेर कहना शुरू किया था, तो ये कि एकदम से ये अच्छा। के वो ये गज़ल गा रही हैं, तो मेरे लिए तो मैडम का, जी हाँ, मैडम के गाने को ये गज़ल मिल मैंने कहा कि देखिए आप लाहौर में हैं, वरना हम आपके साथ बैठ के देखते। अगले दिन वो जिस दिन प्रोग्राम चलना था उस दिन वो लाहौर से कर और हम लोग बाद में उन लोगों के नाम नहीं बताना चाहता, हमारे दोस्तों में जो लोग थे हम सब ने जैसे शिकात अली बेग और उनकी बेगम साहबा खुशबा और मैं और मेरी एक बहन परवीन और वगैरह हम सब लोगों ने मिलकर वो गज़ल देखी। अच्छा, अब वो मैम कहती थी खातून कि इफ्तिखार आप कहें कि ये गज़ल आपने, उसमें आता है ना दयार नूर में कि ये कहें कि ये गज़ल आपने मेरे लिए लिखी। मैंने कहा देखिए मैडम, इस पूरी गज़ल में उसी आदमी की तलाश है जो मुझे नहीं मिला जो मुझे ना मिल सका तो बाद लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया कि भाई दयारे नूर में तेरा शबों का साथी हो कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो। मैं उससे सर ये थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं इसके कुछ मिसरे जी, अगर आपको याद में तेरा शबों का साथी हो कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो। मैं उससे झूठ भी बोलूं तो मुझसे सच बोले, मैं उससे झूठ भी बोलूं तो मुझसे सच बोले। मेरे मिजाज के सब मौसमों का साथी हो। अब मैं उसके हाथ ना आऊं वो मेरा होके रहे, मैं उसके हाथ ना आऊं वो मेरा होके रहे, मैं गिर पड़ूं तो मेरी पस्तियों का साथी हो। अब ये इस कदर खराब और खुदगर्दाना मुतालबे थे कि मैंने किए। तो हमारे पास जो दोस्त थे उन्होंने यानी बाकायदा कहा कि ये तो ज़रूरत रिश्ता का इश्तिहार है तो असल में मैंने कहा कि भाई देखिए किसी ने मुझे कहा कि ये तो बड़ी खुदगर्दाना बात है, तो मैंने कहा भाई आपसे तो मैंने किसी से कुछ कहा तो नहीं है। अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि ये टेक्निकल ग्लिच हो गया है। द थिंग दैट आई मेंशन्ड अर्लियर गाइस, अगर मेरी प्रोड्यूसर देख रही हैं तो आई थिंक आई नीड द रिक्वेस्ट अगेन फ्रॉम इफ्तिखार आरिफ साहब टू जॉइन। अगर आप मुझे फिर से भेज देंगे रिक्वेस्ट तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर ले लूंगी। जी ठीक है, मुझे आ रहा है कि 1 मिनट रुक जाओ रीमा, तो हम रुक जाते हैं, क्या करें। थोड़ी सी ये टेक्निकल फॉल्ट्स हो जाती हैं, स्पेशली इफ इट्स कनेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड वेयर आई एम लिविंग। आई होप इफ्तिखार साहब फिर से आ जाए हमारे साथ लाइन पर, ताकि हम इतनी इतनी इंटरेस्टिंग वो बात बता रहे थे एंड आई वाज एंजॉयिंग सो मच दैट आई थिंक कि मुझे कनेक्शन का पता भी नहीं चला कि ये ऑफ हो गया। मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं भेज सकती हूँ, आप मुझे रिक्वेस्ट भेजें तो मैं आपको अपने साथ स्क्रीन पर ले लूँ। If you can see me live, Aisha, if you can see me live, you just send me a request. और मैं आरिफ साहब को फिर से ले लेती हूँ। That's okay guys, कोई प्रॉब्लम नहीं है because it's a live show, तो इसमें तो ये सब होता रहेगा। और आई थिंक इसका कॉन्सेप्ट भी यही था। जी सर, आप वापस आ चुके हैं। सॉरी फॉर द ग्लिच, कनेक्शन टूट गया था हमारा। जी वहीं से शुरू कीजिए, आप मैडम के साथ बात अपनी गुफ्तगू बता रहे थे। जी मैं ये कह रहा था कि फिर वो कहने लगे दोस्त हमारे कि ये तो जरूरत है रिश्ता का है, तो
मैंने कहा कि असल में फर्ज कीजिए आपको इस तरह का आदमी नहीं चाहिए, तो आप कह दीजिए कि मुझे इस तरह का आदमी नहीं चाहिए, मुझे तो इसी तरह का आदमी चाहिए जो जिसमें ये सिफात हो जी। बहरहाल। मगर देखिए ये तो ऐसे है कि ये सच्ची बात ये कि मेरी लॉटरी निकली थी, इसकी वजह से बहुत ही शोहरत हो गई। बिल्कुल इसी तरीके का एक वाकया हुआ कि मैं दफ्तर में एक दिन बैठा हुआ था कि मेरी जो टेलीफोन ऑपरेटर थी उन्होंने कहा कि मेरे पास उस जमाने में मोबाइल तो होते नहीं थे, और हम अभी हम छोटे अफसर थे, तो हमारे पास डायरेक्ट लाइन भी नहीं थी, उसके थ्रू आते थे, यानी बोर्ड के थ्रू। तो उन्होंने मुझे कहा कि लेडी फ्रॉम वगैरह वगैरह, तो मैंने कहा लाला मूसा, तो मैंने कहा कि नो आई डोंट हैव एनी फ्रेंड इन लाला मूसा, एंड आई पुट द फोन डाउन, वो मैंने रख दिया। अच्छा। और फिर उसका फोन आया कि सर शी इज इंसिस्टिंग टू टॉक टू यू। तो मुझे ऐसे हुआ कि अब मैं क्या करूं, कब मिला दीजिए। हाँ, बात कर ही ली जाए। अब जो मैंने बात की तो कहने लगी कि मियाँ मैं रोशनारा बोल रही हूँ। अच्छा। आप यकीन करेंगी कि मैं जैसे कुर्सी पे से खड़ा हो गया, मलका मूसीकी और जी रोशनारा बेगम। तो कहने लगी मियाँ वो मैं लाहौर में हूँ और मैंने आपकी गजल गाई है, ख्वाजा नजमुल हसन हमारे एक दोस्त है, वो प्रोड्यूसर थे उसके जी। तो कहने लगी कि मैंने वो गजल गाई है आपकी, होने को तो क्या हुआ नहीं है। अच्छा। हमने तो कभी कहा नहीं है, बिखरूं तो कोई समेट लेगा, इसका भी तो आसरा नहीं है। और क्या अजीज करें कि अब तो साहब जीने का कुछ हौसला नहीं है, और उलझा हूँ कुछ ऐसे पेचो खम में, मंजिल तो है रास्ता नहीं है। अच्छा, अब ये गजल जो है मेरी तमाम शायरी मैंने किसी फैशन में नहीं कही, मैंने कोई शायरी किसी को देख कर नहीं की, किसी को खुश करने के लिए नहीं कही, किसी के मुतालबे पर नहीं कही, किसी के कहने पर नहीं कही, जो मेरे दिल में आया वो मैंने लिखा। और इसमें जो बात थी वो तो, लेकिन क्या हुआ ये दोनों गजलें जो थी एक साथ आई, और उसके बाद एक मेरी नज्म मशहूर हो गई 12वां खिलाड़ी। आज जी मेरा कोई शायरी में आने का इरादा नहीं था, लेकिन इस कदर इसका जिक्र हुआ कि फिर मैंने गौर किया कि शायद अल्लाह सुब्हान तआला ने मेरे लिए यही रास्ता एक तय किया हो। तो आप यकीन कीजिएगा कि जब मैंने टीवी से इस्तीफा दिया जी और मेरा इंटरव्यू हुआ आगा सनाब, इंटरव्यू ही कहिए, जब पहली मुलाकात आगा सनाबी साहब से हुई तो उन्होंने मुझसे पहला सवाल ये किया कि इफ्तिखार आरिफ साहब, ये आपने लगा हुआ मेला क्यों छोड़ दिया? यानी अच्छा, इतनी आपकी कसौटी की जो क्विज प्रोग्राम में करता था जी बिल्कुल, उससे आपको बहुत शोहरत जो थी शोहरत मिली, जी बिल्कुल, ये लगा हुआ मेला क्यों छोड़ दिया? तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं सच्ची बात आपसे कहूँ, मैंने जिंदगी में कभी किसी और की बात नहीं मानी। ठीक है सर। मैंने कभी अपने वालिदैन की कोई बात ऐसी मानी जो मेरे दिल में था, बस वो मैंने किया, वो मैंने किया। और मेरे नाना जो थे वो मेरे दिल की बात को समझते थे, यानी मेरे वालिद और मेरी वालिदा भी मेरी दिल की बात को इतना नहीं समझती थी जितने नाना समझते। और आपसे मैं बताऊं, वो मेरे सौतेले नाना थे, लेकिन उन्होंने उन्होंने मेरी वालदा को भी पाला और उन्हें पढ़ाया लिखाया, और मुझे भी पाला और पढ़ाया लिखाया। अच्छा। आप यकीन कीजिएगा मुझको कभी कभी गुस्सा उन पे आता था। वो क्या करते थे कि महीने में एक आध दफा मंगल को वो बाजार से परिंदे खरीद कर और मुझ पर सबका करके आजाद करते थे। अब मैं एक का बच्चा, और यानी लोगों को ये कैसा अजीब लगता था कि भाई ये को पागल हो गए, ये क्या है कि यानी अभी अब मैं इतना छोटा सा था, तो वो मगर वो सबका करके परिंदे आजाद करते रहते थे। अब मुझे ये अब तक इमेज उनकी याद है कर, और यानी खुले में करते थे, परिंदा था कि उड़ जाए, कहीं इधर उधर न बैठे, तो
जी सब लोग देख रहे होते थे कि बाबा जो है वो भैया के सदके करके। अच्छा क्या होता है, इतनी मोहब्बत इतनी। और अब जैसे मैं इंटरमीडिएट में या बीए में आया तो वहां पर बच्चे अपना पढ़ाई का बंदोबस्त खुद ही कर लेते थे, यानी ट्यूशन पढ़ा लेते थे। उससे जो पैसे आते थे उससे अपनी गोया फीसें वगैरह दे लेते थे। तो मैंने बाबा से कहा कि मैं ट्यूशन करना चाहता हूँ। इतने पढ़ने लिखने में ठीक था जी। उन्होंने कहा बिल्कुल आप नहीं करेंगे ट्यूशन, बिल्कुल नहीं पढ़ाई करेंगे, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और जो भी है वो अच्छा। बिल्कुल इसी तरह से मैं जिस जगह पर रहता था वो अभी घर है वहाँ, तो वहाँ मेरी एक बहन रहती है लखनऊ में। लखनऊ में? जी हाँ। अच्छा। तो अच्छा। उस घर के गोया एक ही संप पर एक मेडिकल कॉलेज था और एक इंजीनियरिंग कॉलेज था। हैरत इंजीनियरिंग और लखनऊ मेडिकल कॉलेज, सब लोग वहां जाते थे पढ़ने, यानी वहां दुनिया से आती थी पढ़ने, वहां आती थी इंजीनियरिंग और पढ़ने आते थे मेडिकल कॉलेज में। जब मुझसे उनका मैंने कहा मैं तो नहीं पढ़ने जाऊंगा, ना मैं मेडिकल। मैं यही सोची थी कि आपका रुझान नहीं हुआ फिर इन दोनों फील्ड्स की तरफ। हाँ मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं मेडिकल साइंस में जाना, मैंने इंजीनियरिंग नहीं पढ़नी, मैं तो फलसफा पढ़ना है। तो मेरे नाना से लोग, वो जो महल्ले के जो पढ़े लिखे लोग थे, वो कहते थे कि भाई कि बाबा ये आप क्या कर रहे हैं, ये लड़का बर्बाद हो जाएगा ये तो करेंगे नहीं। अगर वो कहता है कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ और उसके तो उसको बनने उस्ताद बने तो फिर वो उस्ताद टीचर बन जाए। मैं ये अब मैं जनाब वाला मुझसे कहते हैं लोग, मैंने कहा कि बात आपके टीवी पे मैं कहूँ, अल्लाह सुब्हान तआला की। जी आरिफ साहब, सॉरी आई थिंक कि आज कुछ ग्लिचेस हुए चले जा रहे हैं हमारे साथ। जी आप गुफ्तगू जारी रखिए। आप मुझे अगर आप उसी में ऐड कर दीजिए, बारबा खिलाड़ी आपने मुझे लास्ट टाइम बताया था। जी किताब से दोस्ती का जिक्र कर रहे थे कि उनकी किताब से दोस्ती। जी मैं ये कह रहा था कि मैंने जैसे किताब के साथ जिंदगी गुजारी, तो मैं जब टीवी में आया तो मैं टीवी में स्क्रिप्ट एडिटर था, तो वो भी मेरा किताब से ताल्लुक था। फिर उर्दू मरकज़ कायम हुआ तो उससे भी मेरा किताब से ताल्लुक था। फिर मैं पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स का चेयरमैन हुआ और फिर मैं नेशनल लैंग्वेज अथॉरिटी का चेयरमैन हुआ, नेशनल बुक फाउंडेशन का एमडी हुआ। फिर मैं ECOIC का प्रेसिडेंट होकर तेहरान चला गया। फिर मैंने कुछ देर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस में उर्दू और हिंदी के प्रोफेसर के तौर पर काम किया। तो सारी जिंदगी मैंने किताब के साथ गुजारी। और इस गालिब ने एक जगह ये बात लिखी हुई है कि अगर जो भी आदमी का शौक हो, अगर वही उसकी माँ पेशा बन जाए, उसके रिस्क का वसीला हो जाए, तो इससे बड़ी कोई राहत और इससे बड़ी अय्याशी कोई नहीं। तो मुझे एक तो ये सूरत हुई। दूसरी बात बिल्कुल सही कि जिसे अंग्रेजी में आप लोग कहते हैं वांटेड टू बी ऑन टॉप, तो मैं समझिए जब मैं टीवी में था तो मैं स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट का हेड था, जब मैं उर्दू मरकज़ में था तो मैं उसका हेड था, मैं अकेडमी का चेयरमैन रहा, मैं राइटर्स स्कॉलर्स फाउंडेशन का हेड रहा, मैं मुफद्दरा क़ौमी ज़बान का हेड रहा, मैं ECO का हेड रहा। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझको दुनियावी एतबार से बहुत ही कामयाब किया। दूसरी बात ये कि मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत ही फर्माबरदार बच्चे दी। मेरी एक बेटी है, वो बेटी नाम है उसका, वो लंदन में अपने शौहर कामरान के साथ और अपने बच्चों, हमारे 2 बच्चे हैं, मेरे अजहर और ज़ैनब के साथ लंदन में रहते हैं। और मेरा बेटी जो है वो अपनी अली उसका नाम है, वो भी लंदन में अपनी बेगम के साथ रहता है, किरण नाम है उनका। 2 बच्चे हैं सर आपके? 2 जी 2 बच्चे हैं, उनके 2 बच्चे हैं। तो जो हमारी पोतियां हैं, एक नाम है एक नाम है आमना, वो अपनी यानी मेरी अहलिया के साथ वहाँ रहते हैं लंदन में। तो सर आपके बच्चों में किसी को अदब की तरफ और शायरी की तरफ कोई रुझान है? किसी का कोई रुझान नहीं है बिल्कुल। अच्छा। बल्कि जो मेरी नवासी है ज़ैनब नाम, वो उसने अभी ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन की। अच्छा। और वो शायरी करती है, उसकी एक किताब है माय पोएम्स, और वो अंग्रेजी में शेर लिखती है और अच्छा। और अंग्रेजी में कुछ
जर्नलिस्टिक करियर भी है उसमें। उसके मकामी छपते हैं बरतानिया में, लंदन में। बाद में वो मुझे भेजती हैं, उनकी वालिदा भी मोहब्बत से वो भी भेजती हैं, जाहिर है। तो अभी तक तो वही उसी में हेरिटेज है। इधर जो मेरी एक पोती है, वो पेंटर है, छोटी सी है, लेकिन अच्छा, वो पेंट करती है। मतलब कुछ क्रिएटिव स्ट्रीक है आपके बच्चों के बच्चों में फिर भी? जी, ग्रैंड चिल्ड्रन में है, दोनों में, बेटी बेटे में किसी में नहीं है। ठीक है सर, मुझे आपका एक सवाल किसी ने कमेंट किया था हमारे कटने से पहले। वो सज्जाद ने आई थिंक पूछा था कि 12वां खिलाड़ी के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए। और आपने मुझे बताया था कि 12वां खिलाड़ी आपकी वो नज़म थी जो GCSE के कोर्स में भी शामिल थी। जी हाँ, GCSE जब शुरू हुआ था ना, तो वहां पे एक छोटी सी साउथ एशियन स्टोरीज, जॉन वेल्श एक हमारे दोस्त थे, साथ थे किसी कॉलेज में, उन्होंने एडिट की थी। उसमें मैं तो बहुत ही शामिल की थी। बहुत ही अच्छी, जो खुशी के दिन थे उनमें एक खुशी का दिन वो भी था जब मेरी अंग्रेजी की लंदन में जो नेशनल पोएट्री सेंटर था, उस जमाने में अस्कूट में होता था, जब मैं वहाँ रहता था तो मैं वहाँ जाया करता था। तो वहाँ एक दफा मुझे पढ़ने का मौका मिला, शायरी सुनाने का, तर्जुमे के साथ मैंने शायरी सुनाई वहाँ। तो वहाँ एक खातून थी, वो मेरे पास तशरीफ लाई और उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे अपनी नज़मों के कुछ तर्जुमे देंगे? मेरा नाम बेटा वॉकर है, मैं शायरा हूँ और पब्लिशर हूँ, और मैं पोइट्री ट्रांसलेशंस में दिलचस्पी रखती हूँ। तो उन्होंने इटालियन पोएट्स और पोलिश पोएट्स और जर्मन पोएट, मुख्तलिफ ज़बानों के सारे जमा किए उन्होंने। जी हाँ, तो मैंने उनको दे दिए। कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको छापना चाहती हूँ। वो मैंने तो बहुत ही खुश। और फिर उन्होंने 12th मैन के नाम से वहाँ मेरी एक फॉरेस्ट बुक शॉप था उनका, पब्लिशिंग हाउस। अच्छा, वहाँ तो ये 12वां खिलाड़ी, 12वां ट्रांसलेट हुआ। अच्छा, वो 12वां खिलाड़ी जब मैंने लिखी तो इन्हीं दोनों नज़मों के दरमियान वो नज़म लिखी, और वो बहुत ही पर्सनलाइज नज़म है। मैं उसकी तफसीर नहीं जानता, इसलिए कि शायर को कहीं एलियट से किसी ने, बड़ा शायर है, यानी 20वीं सदी का सबसे ही बड़ा शायर, उससे किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि फला लाइन के क्या मायने? उसने कहा मुझे नहीं मालूम, आपका जो आप मैंने तो जब आप सोच लीजिए। मेरा ख्याल है बहुत सारा आर्ट इसी तरह होता है कि हमें पेंटर या राइटर उसकी तो नहीं पता होता कि उसका क्या विजन था, हम अपना उसके अंदर से कुछ ना कुछ मतलब निकाल लेते हैं। आप अपने आप को रिलेट कर देते हैं। तो आप समझते हैं कितने लोग हैं जो मुझसे ये कहते हैं कि पॉलिटिशियंस, आए दिन मैं सुनता हूँ कि मैं तो 12वां खिलाड़ी हूँ, मैं 12वां खिलाड़ी। तो जिंदगी जो है वो 12वें खिलाड़ी से भरी पड़ी है। चांस कम बात हुई है। To come on the pitch or play at the top. Life goes on, waiting, and then ultimately it ends. और वो जो जिसको आना होता है वो नहीं आता, और उसको जो चांस मिलना होता है वो नहीं मिलता। लेकिन बहरहाल इसमें एक पैथॉस है और पर्सनल से एक उसकी डायमेंशन बढ़ गई है शायद। और देखिए, छोटी छोटी नज़में होती हैं जी सर, उनका एक नाम हो जाता है, वो रिलेट कर लेते हैं, मशहूर हो जाती हैं। ऐसे ही मैंने एक किसी मोमेंट ऑफ वीकनेस में एक गजल लिखी, तुमसे बिछड़कर जिंदा है जान बहुत शर्मिंदा। अब जो है ये बहुत से लोगों का नारा बन गया कि ये स्लोगन बन चुका है। जब स्लोगन बन किए गए तो हमारे यहाँ सड़कों पे लिखा गया कि तेरे कातिल जिंदा है, भुट्टो हम शर्मिंदा है। अच्छा, क्या है उनका? अच्छा, क्योंकि जब आप कोई चीज लिख देते हैं तो मुमकिन है ये शेर मैंने अपनी किसी दोस्त के बारे में लिखा हो, जिंदगी के किसी अहम आदमी के बारे में लिखा हो,
लेकिन मेरा इस पर कोई कब्जा नहीं है। अगर कोई आदमी किसी और किस्से में इसको इस्तेमाल करना चाहता है, किसी सियासी, पब्लिक डोमेन बन जाता है बाज़ दफा लिखे हुए लोगों का, कुछ जो लिखते हैं लोग जी पब्लिक डोमेन बन जाता है। मेरा ख्याल है जो शायर और राइटर्स कुछ लिखते हैं, वो जैसे चाहे उसको इस्तेमाल करे और जहाँ चाहे वो जैसे चाहे, तो बस ठीक है। बाबा खिलाड़ी का भी यही है कि इट्स वेरी सैड। अगर आप मेरी किताबें देखिए तो मैंने बहुत कामयाब जिंदगी गुजारी दुनिया की नुक्ता नजर से। यानी जी मैं बहुत यानी सिविल सर्विस में भी और दफ्तर में भी और शेर में भी, जी सर, जैसे दुनिया जिसको कामयाब समझती है। लेकिन जब आप मेरी शायरी पढ़े, मेरे दुनिया देखें या फिर बारियाब या जहान मालूम या किताबें दिलो दुनिया या बाबे गुलसुर, तो इसमें जो 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 वॉइस आपको सुनाई देती है, जी सर, जो शायर की आवाज आपको सुनाई देती है, वो बहुत अकेला और बहुत उदास शायर है, जो मैं नहीं हूँ शायर। नहीं, मैं एक दुनियावी नजर से मैं एक कामयाब आदमी हूँ और जी सर, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आई एम एन अचीवर एंड आई एम अल्लाह, जी सर, उसने मुझे बहुत दिया। सर मेरे कान में अब आवाज आ चुकी है कि हमारा शो का टाइम हमें रैप अप करना है। मैं क्या आपसे अब सवाल, मेरे पास तो कई सारे हैं, मैं इनमें से एक सिलेक्ट कर लेती हूँ। आपने अभी अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में, जो हमारा एक मिडिल ईस्ट क्राइसिस चल रहा है फलस्तीन और इजराइल का, आपने इसमें फैज साहब की एक गजल या नज़म पढ़ी है। आप थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए, और वो अगर आप नज़म पेश कर दें सर प्लीज। देखिए, मैं गुजारिश करूं कि फैज साहब जिस जमाने में बैरूत में थे तो वो यासिर अराफात के गोया का जो इदारा था उस बैरूत में, PLO, वो उस जमाने में उनका फैज साहब से उनकी बहुत दोस्ती थी और एफ्रो एशियन राइटर्स के फैज साहब बानियों में थे। तो उन्होंने ये तय किया कि लोटस नाम का एक रिसाला निकालेंगे जिसका सदर दफ्तर बैरूत रफात है। अच्छा। चुनाचे फैज साहब वहां से कभी कभी अज़राए करम सबको ही खत लिखते होंगे, मुझे भी उन्होंने बहुत से खत लिखे। वो मेरे खत जो हैं वो छपे हैं, मेरे नाम के उनके 32 खत हैं जो शाया हुए। उसी खत में उन्होंने बैरूत के उस जमाने का वो भी अहवाल लिखा है कि जब सब लोग बेघर कर दिए गए थे, वो भी अहवाल लिखा कि जब बमबारी होती थी, वो भी अहवाल लिखा। तो एक खत में उन्होंने लिखा कि हमला हुआ है और बमबारी हुई है और पड़ोस में सब पड़ोस के महल्ले में बहुत से लोग शहीद हो गए हैं और मेरे ड्राइवर का भाई और उसके अजीजा शहीद हुए हैं। यहाँ भी सब सामान उल्टा पुल्टा पड़ा है, तबीयत तहस नहस हो गया है। और फिर उसके बाद वो उन्होंने नज़्म लिखी है और वो है लंबी, वो इस वक्त मुझे यहाँ नहीं है, दूसरे कमरे में है। लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये बात मुझे कहनी चाहिए कि दुनिया में भी फैज साहब का जैसा एहतराम होता है और फैज साहब ने शायद दुनिया की किसी जबान में फिलिस्तीन पर इतनी नज़में लिखी गई हों अरबी के अलावा, शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि महमूद दरवेश उनके बड़े शायर थे, या दौर एशिया, नज़ार कब्बानी, इन सब ने बहुत अच्छा अच्छा शेर लिखा हुआ है फिलिस्तीन के क्राइसिस पर। लेकिन बाहर वालों में जिसे आप कहिए फैज साहब से ज़्यादा मुअस्सर, और हमारे यहाँ अदा जाफरी ने और हबीब जालिब ने और एवन रहीम कासमी ने सबने लिखा है, लेकिन फैज साहब की बात लेकिन कुछ और। साहब ने जैसा फिलिस्तीन को ट्रिब्यूट पेश किया है, और जाहिर है कि जब फैज साहब का इंतकाल हुआ तो मैं लंदन में था और मैंने सबसे पहले जलसा उनका ताज़ियत का लंदन यूनिवर्सिटी में किया और उसमें सब बड़े लोग शामिल थे। तारगौर साहब थे, मुश्ताक यूसुफी साहब थे, निगाह साहब थी, ख्वाजा शाहिद हुसैन साहब थे। और आपसे मैं गुजारिश करूं कि फिलिस्तीन के जो
वहाँ पर सफीर थे। उस दिन यासिर अरफात साहब का ताज़ियती पैगाम उस महफिल में हमने पढ़ के सुनाया और उसमें उन्होंने एहसानमंदी का इजहार किया था और कहा इनकलाबी सलाम जिसे कहते भेजा वो, और हमसे फिलिस्तीनी जिहाद का एक बहुत बड़ा शहसवार हमसे छीन लिया गया। तो हमें ये फख्र है कि हमने हमेशा अपने मजलूम दोस्तों की, जैसे हमने अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार और उसकी तहरीक का साथ दिया है। हमारे लिए दीन का मसला जो है, हम उनकी बाहमी इख्तिलाफात में नहीं उलझते, मगर हम इसराइल की जाहिलियत की मजम्मत करते, मगर जाहिलियत के खिलाफ तो हम बोल सकते हैं। बात देखिए कि इस बार अभी आपने देखा कि आयरिश असेंबली में और बरतानिया की सड़कों पर और जैसा एहतजाज हुआ है, ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा है, कभी ऐसा प्रोटेस्ट नहीं आया। ये एक आलम इंसानियत जो है वो अपने मफादात भूल कर मजलूमों के साथ अपने आप को वाबस्ता कर रही है, और ये बहुत ही एक तमानियत की बात है। ठीक है सर, अगर मैं आपसे सवालात करती जाऊं तो ये तो प्रोग्राम कई घंटों के ऊपर मुश्तमिल हो जाएगा, लेकिन हम आज इत्तेफाक से टेक्निकल ग्लिचेस भी हमने काफी देखी। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आई वुड से कि आप हमारे साथ, हमें एक और नशिस्त करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। हम आपसे फिर एक दफा टाइम लेकर ऑनलाइन आएंगे। आपके आज टाइम का बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, बहुत करम, आपकी वजह से बहुत से नए दोस्तों से मुलाकात होगी, तारुफ होगा। सलामत रहिए, कामयाबी अल्लाह ताला आपको कदम चूमे और आप कामयाब हो, मेरी बहुत दुआ है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।